हो कहाँ के? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे मैडम आप? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अश्विनी कुमार। मामला दर्ज होना चाहिए था धीरेन्द्र शास्त्री पर और मामला दर्ज हो गया प्रोफेसर रविकांत पर। इस देश में चल क्या रहा है? आखिर पुलिस धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने से भाग क्यों रही है? जी हां, बागेश्वर धाम के स्वयंभू मालिक महिलाओं को खाली प्लॉट बोलने वाले अनपढ़ जाहिल घटिया आदमी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार पर महिला तस्करी का इल्जाम लगाने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने 31 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। इसकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर धीरेन्द्र शास्त्री को फांसी होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री नाम का अनपढ़ जाहिल और उदंड अपने आप को कथावाचक बताता फिरता है, तो दूसरी तरफ कथा साहित्य में जेएनयू से एमए और लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले प्रोफेसर रविकांत हैं। अब समझिए कि किस आधार पर प्रोफेसर रविकांत ने यह मांग की थी कि मुकदमा चलना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री पर। जो इल्जाम है उसके आधार पर न केवल उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए बल्कि बागेश्वर धाम को सील करके उसकी जांच की जानी चाहिए। तारीख थी 28 जुलाई 2025 और समय था रात के 9 बजे। छतरपुर के लोकुश नगर थाना क्षेत्र में डायल 100 की टीम को एक एम्बुलेंस में 13 महिलाओं को अवैध रूप से ले जाने की सूचना मिली। 13 पुलिस ने पटा चौकी क्षेत्र में एम्बुलेंस को रोका और महिलाओं को थाना लाया गया। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक आदमी एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछताछ कर रहा है, जिसमें ड्राइवर कह रहा है कि पन्ना के सेवादार कल्लू दादा ने महिलाओं को महोबा रेलवे स्टेशन छोड़ने को कहा था। वहीं महिलाओं ने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम की सेवादार मिनी ने उनके बाल पकड़कर जबरन एम्बुलेंस में बैठाया, उनको जान से मारने की धमकी दी। जबरदस्ती लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहां ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? ये बिल्कुल उसी तरह के आरोप हैं जो आसाराम पर लगाए गए थे। सेवादारों के जरिए साधिकाओं पर जुल्म और उत्पीड़न का मामला महिलाओं ने बार बार पूछने पर भी यही कहा कि उनको नहीं पता ये लोग कहां लेकर जा रहे थे। वो तो बागेश्वर धाम दर्शन और पेशी के लिए आई थी, लेकिन यहाँ उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया। असल में ये हिला देने वाली घटना है। एक महिला ने पुलिस के सामने कैमरे पर कहा कि बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों को उनको जान से मारने और काट कर फेंक देने की धमकी दी गई। फिर उन्हें जबरदस्ती एम्बुलेंस में बैठा दिया गया। एम्बुलेंस में क्यों बैठाओगे? मान लो कहीं भेजना भी है तो एम्बुलेंस में क्यों? वो महिलाएं बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन किसी ने उनकी कुछ नहीं सुनी और न ही यह बताने को तैयार हुए उन्हें इस तरह ताकत के जोर पर कहां ले जाया जा रहा है। इतना संगीन इल्जाम है। यह सीधे सीधे महिलाओं के अपहरण का मामला है। पहली नजर में महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती का मामला है, उनके साथ छेड़खानी का मामला है। इतने गंभीर मामले में फौरन पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए था और महिलाओं के बयान दर्ज करके बागेश्वर धाम पर छापा मारना चाहिए था। और महिलाएं तो नहीं है। आखिर पुलिस कैसे मानकर चल रही है कि ऐसा दूसरी महिलाओं के साथ नहीं हुआ है, या बागेश्वर धाम में और महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ या नहीं हो रहा है?
चार लोगों ने पकड़ के डाला है गाड़ी में। नहीं, बाल खींचे से निकाला धाम पे से अब जरा बागेश्वर धाम की दलील सुनिए। उसका सेवादार और रिटायर्ड शिक्षक कुंज बिहारी कहता है कि धाम में चोरियां हो रही थी, इसलिए करीब 70-80 ऐसे लोगों की निगरानी पे रखा गया था। सवाल है कि आप होते कौन हैं? इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को निगरानी में रखने वाले गुंडे और मवाली ही ऐसा कर सकते हैं। यह काम पुलिस का है। अब देखिए कि पुलिस भी वही भाषा बोल रही है जो बागेश्वर धाम का सेवादार बोल रहा है। जिस दिन महिलाओं को जबरदस्ती गाड़ी में ठूस कर ले जाया जा रहा था, उस दिन लोकुश नगर टीआई अजय अंबे ने बताया था कि पूछताछ में सामने आया ये महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी। इन पर धाम में चोरी, चेन स्नैचिंग और अन्य अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। पूछताछ के बाद सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। सवाल है कि बागेश्वर धाम कौन होता है यह आरोप लगाने वाले? मामला तो पुलिस के पास दर्ज होना चाहिए था। क्या पुलिस के पास ऐसा मामला दर्ज है? अब जो सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है, जो महिलाएं खुलेआम बोल रही हैं कि हमारा अपहरण किया गया, बिना हमारी मर्जी के अनजान जगह पर ले जाया जा रहा था, हमारे साथ मारपीट हुई है, तो पुलिस को इस बयान पर चलना चाहिए या फिर बागेश्वर के किसी निजी सेवादार के बयान पर, जिनके अपने ऊपर महिलाओं के अपहरण, मारपीट और छेड़खानी जैसे आरोप हैं। लोकुश नगर एसडीपीओ ने साफ माना कि एम्बुलेंस बागेश्वर धाम समिति की है। एम्बुलेंस है, गाड़ी नहीं है। एम्बुलेंस इसलिए ताकि लोगों को पता ना चले उसमें कौन लोगों को ले जाया जा रहा है, कहां ले जाया जा रहा है, रास्ता खाली मिले, उसी से लोगों को ले जाया जा रहा था। और जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि हमें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, मारपीट कर ले जाया जा रहा है और बिना बताए ले जाया जा रहा है। तो मुकदमा किसके ऊपर होना चाहिए? आप इनको पहचानती हैं? मिनी है। आप कहाँ जा रही थी? अरे जबरदस्ती लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। लेकिन पुलिस खुद बागेश्वर के सेवादार की तरह बर्ताव कर रही है, और क्यों ना करे। जिस धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में खुद प्रधानमंत्री बिछे रहते हों, मुख्यमंत्री बिछे रहते हों, विपक्ष के सबसे बड़े नेता बिछे रहते हों, उस पर हाथ डाले तो कौन डाले। सच यह है कि इस मामले में भारत का कानून धीरेन्द्र शास्त्री जैसे टकोरी के पैरों के नीचे मसल दिया गया है। मसल दीजिए, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, मालिक हैं आप। लेकिन जो पहली नजर में आरोप है उसकी बात करने वाले पर मुकदमा करने का क्या तुक है? अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं समझता, अगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं समझता, अगर देश के प्रधानमंत्री को धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं समझता, बाकी छोड़िए देश के गृह मंत्री को धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं समझता, तो यह उनकी दिक्कत है। लेकिन सवाल है कि यह प्रोफेसर रविकांत की समस्या तो नहीं हो सकती। लेकिन गुंडागर्दी की इंतहा देखिए। इतनी सारी महिलाएं आधी रात को बागेश्वर धाम पर उसके सेवादारों द्वारा अपने अपहरण और मारपीट के आरोप लगा रही हैं, तो पुलिस कुछ नहीं करती, उल्टा बागेश्वर के मुसल्लों की आरती उतारती रहती है। लेकिन बागेश्वर धाम जन सेवा समिति का एक आदमी पुलिस के पास पहुंचता है और कहता है प्रोफेसर रविकांत पर मुकदमा करो, उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो फौरन मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी की भूमिका बनाई जाने लगती है। हालांकि धाराएं जमानती हैं। महिलाओं के अपहरण और तस्करी के आरोपों में गले तक फंसा हुआ महसूस कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री। रात के 3 बजे उछलने लगता है, वीडियो की शूटिंग करने लगता है, कहता है कि साजिशकर्ता लगे हुए हैं, हम तो देश में फैली सबसे बड़ी जात पात की बीमारी को खत्म करने में लगे हैं। अच्छा, कहता है कि गैर पंडित हमको छूने लायक नहीं है, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। इतना गंदा, घटिया, नीच आदमी यह धीरेन्द्र शास्त्री है। तुम क्या कहते हो कि हम हिंदुओं को एक करने में लगे हैं? इंसान को तो इंसान मानते नहीं हो। फिर यह कहता है कि अभी तो ये आरंभ है,
हम इसी रास्ते पे चलते रहेंगे। कौन सा रास्ता, समझ गए ना? अब जरा सोच लीजिए कि बिल्कुल इसी तरह के आरोप किसी मुस्लिम धर्मगुरु पर लगे होते या किसी ईसाई धर्मगुरु पर लगे होते, किसी चर्च या मस्जिद पर लगे होते, यही पुलिस, यही सरकार नंगा नाच कर रही होती। लेकिन यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री सारे आरोपों के बावजूद, वीडियो के बावजूद, चश्मदीद महिलाओं के बावजूद, पीड़ित महिलाओं के बावजूद कानून को खुलेआम कुचलता घूम रहा है। और देश का कानून, देश की पुलिस, देश की सरकार, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उसके पैरों पर सिर पटक रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सोच लीजिए, यह वही टपोरी है जो कुंभ में सैकड़ों हिंदुओं के कुचल जाने पर, मर जाने पर, घायल हो जाने पर हिंदुओं की सेवा करने की बजाय, खोए हुए की तलाश करने के बजाय लंगोट छोड़कर भाग खड़ा हुआ था कुंभ के मेले से, क्योंकि इससे उसकी अय्यासी में विघ्न पड़ता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप